दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर इन दिनों कुछ तल्खी आ गई है। इसकी वजह सीमा विवाद बताई जा रही है। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच करीब 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी और खुली सीमा है। एक देश दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं रखे हुए हैं। दोनों देशों के बीच सदियों से बेटी और रोटी का संबंध रहा है। कभी सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। अलबत्ता चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद होता रहा, पर नेपाल के साथ सीमा विवाद, वह भी लिपू लेक के समीप, नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारत और नेपाल के बीच चली आ रही सदियों पुराने संबंधों को लेकर अब समीक्षा शुरू हो गई है। यह कुछ हद तक स्वाभाविक भी है। सवाल उठता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया। इसको समझने के लिए भारत और नेपाल के बीच चली आ रही सदियों पुराने संबंधों को समझना होगा, विवाद के कारणों को समझना होगा और चीन की चाल को भी समझना होगा। इन्हीं सवालों को समझने के लिए मैंने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन किया, लिपू लेख को लेकर के सुगौली समझौते का भी अध्ययन किया और आजादी के बाद वर्ष 1950 में समझौते की पुनर्समीक्षा से जुड़ी दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। एक एक सिरा की बारीक से पड़ताल करने के बाद ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट की शुरुआत भारत और नेपाल के संबंधों में आई तल्खी से करते हैं। तल्खी की वजह बनी है लिपू लेक। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से भारत की सरकार के द्वारा लिपू लेक धाराचुला राजमार्ग का निर्माण हो रहा था। यह सामरिक महत्व की करीब 90 किलोमीटर लंबी सड़क है। नेपाल ने पहले कभी इसका विरोध नहीं किया। अब जब यह मार्ग बनकर तैयार हो चुका है और भारत की सरकार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है, अचानक नेपाल का सुर बदल गया। नेपाल ने इस इलाके पर अपना दावा ठोककर सदियों पुरानी रिश्तों में असहजता घोल दी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि महाकाली नदी के पूरब का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है। इसके बाद नेपाल की सरकार ने एक आधिकारिक मानचित्र जारी करके विवाद को और पुख्ता कर दिया। इस नए नक्शे में उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल में बताया जाना चौंका देता है। हद तो तब हो गई जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार का ठीकरा भारत के ऊपर मढ़ दिया। सवाल यह कि नेपाल ने अचानक अपना सुर क्यों बदला। क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीन की चाल भारी पड़ रही है, या फिर यह मान लिया जाए कि हालिया वर्षों में नेपाल जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है। इसका जवाब तलाशने से पहले चीन की कूटनीति को समझना होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की अंदरूनी मामलों में चीन की दखल काफी बढ़ चुकी है। चीन की नीति हमेशा से विस्तारवाद की रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार की गिद्ध नजर हमेशा से नेपाल पर रही है, किंतु भारत के साथ नेपाल का गहरा सामाजिक और आर्थिक संबंध के रहते यह संभव नहीं हो रहा था। नतीजा, चीन ने कूटनीति के तहत नेपाल को झांसे में लेकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ताकि भारत और नेपाल के मधुर संबंधों के बीच एक गहरी खाई बन जाए और कालांतर में तिब्बत की तरह नेपाल पर भी चीन का आधिपत्य कायम हो जाए। चीन ने इसके लिए नेपाल में वन बेल्ट वन रोड परियोजना सहित कई बिंदुओं पर काम भी शुरू कर दिया है। अब इसका असर दिखने भी लगा है। आगे हम नेपाल का चीन और भारत के साथ संबंधों की पड़ताल करेंगे। फिलहाल विवाद के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण बना है एक सड़क। दरअसल यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला को लिपू लेक दर्रे से जोड़ती है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। यह नेपाल का कहना है। सवाल उठता है
कि जिस वक्त सड़क निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था, नेपाल ने उसी वक्त आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। खैर, कारण चाहे जो हो, पर नेपाल की सरकार इस बात से नाराज होकर एक विवादित नक्शा जारी कर दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि इस नक्शा में उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुर और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा बताया गया। इस विवाद को ठीक से समझने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करना यहां बहुत जरूरी हो गया है। नेपाल की सरकार ने जिस सुगौली संधि के हवाले से यह नक्शा जारी किया है, अब उस सुगौली संधि पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच विवाद की जड़ 1816 में शुरू हुई थी। उस वक्त भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने नेपाल में राजाओं के शासन को कड़ी चुनौती देते हुए उन पर हमला कर दिया था। युद्ध के मैदान में नेपाल की सेना अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सकी और नेपाल के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली में संधि हुआ। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडसॉ ने हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों की कई शर्तों को मानते हुए नेपाल के राजा ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ संधि कर लिया। नेपाल ने उस वक्त अंग्रेजों के सामने झुकना कबूल कर लिया था। इससे खुश होकर ब्रिटिश हुकूमत ने नेपाल के राजा को इनाम के तौर पर तराई का क्षेत्र या भूभाग, जिसमें मिथिला शामिल है, उसे नेपाल के हवाले कर दिया और वह पूरा का पूरा इलाका आज भी नेपाल के कब्जे में है। इसी समझौते में महाकाली नदी को नेपाल का पश्चिमी सीमा बताया गया है। सुगौली का यह इलाका भारत के बिहार प्रांत के बेतिया में स्थित है। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1985 में इस संधि की समीक्षा हुई और इसे स्वीकार कर लिया गया। इस संधि के मुताबिक महाकाली नदी को नेपाल का पश्चिमी सीमा बताया गया है और यही विवाद का कारण बन गया, क्योंकि कालांतर में महाकाली नदी 3 धाराओं में विभक्त हो गई और उसका एक हिस्सा भारत की सरजमी से होकर बहने लगा। इसी को आधार बनाकर नेपाल ने लिम्पियाधुर, काला पानी और लिपू लेक पर अपना दावा ठोक दिया है। बताते चलें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वर्ष 2019 के नवंबर में भारत सरकार ने एक नक्शा जारी किया था। इस नक्शा में स्पष्ट रूप से लिम्पियाधुर, काला पानी और लिपू लेक को भारत का हिस्सा बताया गया है। इस वक्त विवाद का कारण सिर्फ लिम्पियाधुर, काला पानी और लिपू लेक नहीं है, बल्कि इस वक्त भारत और नेपाल के बीच सीमा पर करीब 54 स्थानों पर अतिक्रमण और विवाद के मामले चल रहे हैं। बात सीमा विवाद की नहीं है, बल्कि विवाद की असली वजह तो चीन की चालबाजी है। दरअसल चीन बड़ी ही चालाकी से भारत नेपाल के सदियों पुराने संबंध को कमजोर करना चाहता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल भारत नेपाल के संबंधों की बात करते हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण भारत के विदेश नीति में नेपाल का सदियों से विशेष महत्व रहा है। भारत और नेपाल दोनों हिंदू एवं बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो नेपाल में है, और उनका निर्माण स्थान कुशीनगर है, जो भारत में है। इसी प्रकार जगत जननी माता सीता का बचपन नेपाल के जनकपुर में बीता था और अयोध्यापति पुरुषोत्तम श्री राम से उनका विवाह हुआ था। नतीजा, दोनों देश अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। हाल ही में भारत के रक्सौल को नेपाल के काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकार के बीच समझौता हुआ है। राजनीति की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधि है। इसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई और पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध स्थापित करना रहा है। दोनों देशों के बीच लोग और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग हमेशा से रही है। इस संधि के अनुसार नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की पूरी छूट है। इसके अतिरिक्त नेपाल को भारत में कई प्रकार की विशेषाधिकार भी प्राप्त है। भारत और नेपाल की खुली सीमा दोनों देश के संबंधों की विशिष्टता मानी जाती है। दोनों देशों के बीच करीब
1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है। यह भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हुई है। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कभी कोई बड़ा विवाद हुआ ही नहीं। लगभग 98% सीमा की पहचान स्पष्ट है। उसके नक्शे पर दोनों देशों की साझा सहमति भी है। नेपाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ साथ विदेश निवेश का भी स्रोत है। नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत से पारगमन सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त नेपाल अपनी समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। नेपाल में बिजली की आपूर्ति, पर्यटन और सेवा सेक्टर में भारत की ओर से हर संभव मदद दी जाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास जैसे संवेदनशील जरूरतों की भारत हमेशा से पूर्ति करता रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के द्वारा नेपाली सेना को उपकरण और प्रशिक्षण देकर उसको सशक्त बनाने और सेना का आधुनिकीकरण करने में भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। भारत अपने खुद की सेना में नेपाली गोरखा को शामिल किया हुआ है। इसके लिए भारत ने सेना में अलग से एक गोरखा रेजिमेंट बनाकर रखा हुआ है। वर्ष 2011 से भारत और नेपाल के साथ एक संधि हुआ। इस संधि के तहत प्रतिवर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया। सूर्य किरण नाम से होने वाले इस सैनिक अभ्यास का मकसद नेपाली सेना को आधुनिक युद्ध कला में निपुण बनाना है। जी हां, नेपाली सेना को आधुनिक युद्ध कला में निपुण बनाना। आपदा के समय भी भारत सदैव से नेपाल के साथ खड़ा रहा है। नेपाल में अक्सर भूकंप, भूस्खलन या हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है, क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में भारत सदैव से आपदा से निपटने में नेपाल के साथ खड़ा रहा है। भारत के द्वारा कर्मियों की सहायता के साथ साथ तकनीक और मानवीय सहायता भी दी जाती रही है। संचार के क्षेत्र में भारत ने नेपाल में कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू कर दिया है ताकि नेपाली नागरिकों के मध्य बेहतर संबंध, संपर्क स्थापित हो सके। यानी पड़ोसी धर्म का पालन करने में भारत ने कभी कोई कोताही नहीं की। सवाल उठता है कि पड़ोसी धर्म का पालन करने के बाद भी भारत और नेपाल के संबंधों में इतनी तलखी क्यों आ गई? यह एक बड़ा सवाल है और आज मैंने इसकी भी पड़ताल की है। दरअसल वर्ष 2015 से दोनों देश के संबंधों में कड़वाहट की शुरुआत होती है। तब नेपाली संविधान अस्तित्व में आया था। भारत के द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को उम्मीद थी। इसके बाद वर्ष 2015 के नवंबर महीने में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच पर नेपाल का मुद्दा उठा दिया। उस वक्त नेपाल में राजनीतिक फेरबदल का दौर चल रहा था और नेपाल ने इसको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मान लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुआ। वर्ष 2015 में ही नेपाल में मधेसी आंदोलन शुरू हो गया। लाखों मधेसी अपनी नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। नेपाल में एक धारणा बनी कि भारत मधेसियों के साथ है और नेपाल की आर्थिक घेराबंदी करना चाहता है। यहीं से भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। इस बीच चीन ने वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में नेपाल को शामिल कर लिया। भारत के मना करने के बाद भी नेपाल चीन की सह पर इस परियोजना का हिस्सा बन गया। नतीजा चीन का दखल नेपाल में बढ़ने लगा। चीन की मदद से नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा यानी मंदारिन की पढ़ाई शुरू हो गई। नेपाल में मंदारिन भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जाता है और इसका पूरा खर्च चीन की सरकार देती है। कहते हैं कि किसी देश पर कब्जा करने के लिए उसकी भाषा पर कब्जा करना जरूरी होता है और चीन इस काम को नेपाल में बखूबी शुरू कर चुका है। ऐसे में भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति अब दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इससे भारत को अपने पड़ोसी के लिए पहले से चली आ रही रणनीति में अब बड़ा बदलाव करने का समय आ गया है। इस वक्त भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लिहाजा
भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा। अब एक बार फिर लीपू लेख के सामरिक महत्व को समझ लेते हैं। दरअसल लीपू लेख का दर्रा 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से में है, जिसको काला पानी कहा जाता है। वर्ष 1962 से ही इस इलाके पर भारत का नियंत्रण रहा है। दरअसल उत्तराखंड के सीमांत जनपद यानी पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है। भारत ने नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी को तैनात किया हुआ है। वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लीपू लेख दर्रे को लीपू पास या लीपू दर्रा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट या पुरंग शहर को जोड़ता है। सड़क बनाने से पहले लोग धाराचुल से करीब 90 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके लीपू लेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लीपू लेख तक पहुंचने में 2 से 3 रोज का समय लग जाता था, लेकिन अब सड़क बनने से यह पूरा सफर कुछ ही घंटों में धारचूला से लीपू लेख तक पहुंचा देता है। दरअसल इस सड़क के बनने से भारतीय सैनिकों की पहुंच चीन की सीमा तक हो गई है और यही बात चीन को चुभने लगा। यहीं से शुरू होता है चीन की चालबाजी। दरअसल गुज़िश्ता वर्ष भारत में अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल गए थे। पिछले 23 वर्षों में नेपाल की यात्रा करने वाले वे पहले चीनी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वर्ष 1996 में जियांग जमीन ने नेपाल का दौरा किया था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस यात्रा के दौरान नेपाल के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और नेपाल के विकास के लिए 56 अरब नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा कर दी। शी जिनपिंग ने अपना मंशा इसी घोषणा के बाद उसी समय जाहिर कर दिया था। इसके अतिरिक्त चीनी राष्ट्रपति ने काठमांडू को तातोपानी ट्रांजिट पॉइंट से जोड़ने वाली आर्निको राजमार्ग को दुरुस्त करने का भी वादा कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि यह राजमार्ग वर्ष 2015 में आए भूकंप के बाद से ही बंद पड़ा हुआ था। जानकार मानते हैं कि यहीं से भारत के प्रति नेपाल के रुख में बदलाव आना शुरू हो गया था और आज इसकी परिणति साफ साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार।